नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों अभी फिलहाल में वैकेंसी आई है बिहार में। बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, जैसा कि आपको देखा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि 40,506 पदों पे भर्ती होने वाली है, जो बिहार में आने वाली वैकेंसियों में से सबसे ज़्यादा वैकेंसी मानी जा रही है। और ये जो वैकेंसी है वो बिहार में हेड टीचर, प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए। हालांकि इस टीचर की वैकेंसी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको देखना होगा कि आप क्या उसमें फिट बैठते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपको सिलेबस क्या रहेगा, लास्ट डेट इसका जैसे आपको पता है कि 22 अप्रैल 2022 तक रहेगा। एक चीज़ और इसमें दिया गया कि महिलाओं के लिए अलग से इसमें रिजर्वेशन कैटेगरीज दी गई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी ज़्यादा रिजर्वेशन यहाँ पे मिल रही हैं और कौन कौन सी कैटेगरी वाइज क्या पोस्ट है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ में कैसे आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो, क्या आप एप्लीकेशन को अप्लाई करने के बाद आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा और इसके अलावा जो प्रक्रियाएं होगी, चयन कैसे किया जाएगा आपका, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। मौका बहुत अच्छा है और आप इस फॉर्म को अप्लाई करके एक अच्छा भविष्य तलाश कर सकते हैं बिहार में टीचर के रूप में। अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। और क्या फी वगैरह लगेगा वो भी मैं इस वीडियो बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि बिहार की वेबसाइट पे ये एप्लीकेशन आया हुआ है। आप भी उसे डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं और किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। एक बात और ध्यान में रखना है कि इसमें बहुत सारे कंडीशंस दिए गए हैं और उस कंडीशन को आप फुलफिल करते हो या नहीं करते हो ये पहले आपको समझना होगा। दूसरी चीज, किसी भी तरह का एरर से बचना होगा, क्योंकि इसमें काफी स्ट्रिक्ट एरर दी मतलब काफी स्ट्रिक्ट रूल्स इसमें दिए गए हैं। अगर कहीं भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है किसी भी तरह का तो आपको एग्जाम से डिबार्ड कर दिया जाएगा, एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में वो काफी केयरफुली इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो देखिए ये रहा नोटिफिकेशन, आप इसे बिहार की वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ का। इसमें आप देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और उसी की तरफ से ये एग्जाम भी लिया जाएगा, यानी बीपीएससी की तरफ से लिया जाएगा एग्जाम। इसमें क्लियरली मेंशन है कि 40,506 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जा रही है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। मतलब कि आपको किसी भी तरह का फॉर्म अपलोड डाउनलोड करके फिलअप नहीं करना है। ऑनलाइन आप इस वेबसाइट पे जाकर के इस फॉर्म को पूरा फिलअप कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें किस पदों के लिए कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। तो देखिए कुल वैकेंसी 40,506 है, लेकिन उसमें से जो युवा कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, अनारक्षित वर्ग, उसके लिए 16,204 है। ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के जो लोग हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस के, जिसे हम अनारक्षित कमजोर वर्ग के रूप में देखते हैं, तो ये है 4,046। अनुसूचित जाति के 6,477, अनुसूचित जनजाति के 418, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 7,290, पिछड़ा वर्ग यानी कि एसटी जो है 4,861, और जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर दी गई है 1,210 सीटें। और इन सभी में से महिलाओं के लिए अलग से 35% यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, यानी कि अनारक्षित में से भी 35% महिलाओं के लिए सीट रहेगा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में भी 4,046 में से 1,203 जो सीटें होंगी वो सिर्फ महिलाओं के लिए होगी। इस तरीके से ओबीसी के लिए भी 6,477 में से 2,430 जो सीटें होंगी वो सिर्फ महिलाओं के लिए होगी। तो आप इसे देख सकते हैं, हर एक कैटेगरीज में महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर आरक्षण सुविधा दी गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो इतनी अच्छी वैकेंसी काफी कम ही निकलती हैं। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि इस फॉर्म को कहीं अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो डेफिनेटली फिलअप करिए और इस एग्जाम को जरूर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके द्वारा केंद्र पेंशन स्वीकृत है,
कि पोता पोती नाती नातिन इनके लिए भी 2% आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, जिनमें कुल 810 सीटें अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी दिव्यांग लोग होते हैं, है ना, दृष्टि बाधित हो, मुखर बधिर हो, या फिर अस्थि दिव्यांग हो या मनोविकार दिव्यांग हो, इन लोगों के लिए भी यहाँ पर 4% आरक्षण दिया गया है और इस तरीके से उनकी नंबर ऑफ सीट से यहाँ भी है। तो देखा जाए तो आरक्षण यहाँ पर हर कैटेगरीज के लोगों के लिए अलग अलग से यहाँ पर डिसाइडेड है और हर तरह के लोग अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। काफी इतनी ज्यादा वैकेंसीज रेयर ही आती हैं, हालांकि बिहार में टीचर की संख्या बहुत कम है और इससे ज्यादा भी आगे भी वैकेंसीज आती रहेंगी। ठीक है, तो ये एक शुरुआत है जो टीचर वैकेंसीज के लिए आई हुई है, तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें आपको वेतन वगैरह क्या दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड कॉलम है इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक वेतन जो है वो 30,500 रुपए रहेगा, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुरस्कार के आलोक में परिवर्तनीय होंगे। ठीक है, मतलब ये वेतन बढ़ेंगे भी, ऐसा भी इसमें बताया गया है। तो 30,500 रुपए जो होगा आपका मासिक वेतन रहेगा एक प्राइमरी टीचर का, तो अच्छी बात है, कोई बहुत कम सैलरी नहीं है ना। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो देखिए इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये जो लाइन लिखी गई है ना, पहली वाली, ये सबसे जरूरी है कि आप भारत के नागरिक हो, ये तो जरूरी ही रहता है। इसके अलावा जो सबसे बेहद चीज लिखी हो, बिहार राज्य के निवासी हो, यानी कि ये ऑल इंडिया एग्जाम नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ बिहार के ही लोग, जो बिहार के मूल निवासी हैं, वही लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बिहार के लोगों के लिए फॉर्म आया है, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी ग्रेट न्यूज है। आप सभी जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी योग्यता की बात करे जाएंगे, तो आप किसी भी विश्व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप किसी पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो भी छूट वाले जो बिलोंग होते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, उनको इसमें 5% का छूट दिया जाएगा, यानी कि आप 45% मार्क्स लेकर के आए हैं तो भी आपको मिलेगा। तो पहला तो कंडीशन ये हो गया कि आपका जो नंबर है वो 50% अंक स्नातक में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो इसमें दी गई है, मान्यता प्राप्त संस्था से डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएड, बीएसएड, बीएलएड उत्तीर्ण हो। तो ये जो कंडीशंस दी गई हैं इसमें बहुत सारे लोग छट जाते हैं, क्योंकि सबके पास इस तरह की डिग्री नहीं होती है। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई भी डिग्री है, चाहे आपने डीएलएड किया हुआ हो, बीएड किया हो, बीएएड किया हो या फिर बीएलडी किया हो, इनमें से कोई भी आपने डिग्री हासिल की है और आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात लिखी गई है, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्ट होगा जो बहुत सारे लोगों को इसमें से आउट करेगा। यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है वो अब क्वालिफाई किए गए होने चाहिए, वो भी 2012 या उसके पूर्व में। 2012 या उसके बाद के जो भी शिक्षक हैं उनको ये परीक्षा पास किया होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 चीजें लिखी गई। पहली चीज कि आप बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए, स्नातक में आपका 50% अंक होना चाहिए। तीसरी चीज लिखी है कि आपको बीएड, बीटी या बीएलएड इस तरह की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद जो चौथी चीज है उसमें आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप उत्तीर्ण होने चाहिए। ये 4 एलिजिबिलिटी दी गई हैं। अगर आप इन 4 एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो आप ध्यान से देख लेना, ऐसे ही फॉर्म नहीं फिल कर देना, क्योंकि पैसा इसमें ज्यादा लग रहा है। मैं बताऊंगा कितना फी आपका चार्ज, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग फी चार्ज किए जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको इस तरीके से, देखो ये कंडीशन जो दी गई है इसकी वजह से जो कंपटीशन लेवल होगा वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो उनके पास इतनी सारी कंडीशंस होंगी। इसलिए अगर आपके पास ये सारी कंडीशन अप्लाई करते हैं आप, तो जरूरी से आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे नोट में दी गई है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है
बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा 1 से 5 वर्ग एवं 6 से 8 में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु आयोजन होने वाली पात्रता परीक्षा, जिसे हम सीएट बोलते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा जो पांचवी चीज लिखी गई है वो सबसे अलग चीज है, और यहाँ पर तो सबसे ही मतलब एक देखा जाए तो बहुत ही कम लोग होंगे जो इन तरीके की चीजें होंगी उनके पास। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी कि अगर आपने अभी तक फ्रेशर रहे हैं और इतनी सारी डिग्रियां हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज का, तो पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक परीक्षा शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा की गई हो आपके द्वारा। अब सोचो इतना जो कंडीशन दिया गया है इसमें काफी लोग छट जाएंगे। मान लेते हैं उनके पास बीएड की डिग्री होगी, उन्होंने 50% ज्यादा ग्रेजुएशन में लाया होगा नंबर, सीएट एग्जाम भी क्वालिफाई होंगे, लेकिन 8 साल का जो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है वो काफी ही डिफरेंट है, और इतना सारा एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों के पास होगा। तो इस तरीके से ये जो कंडीशंस दी गई हैं इन कंडीशन में ही बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। तो आपको इन चीजों को देखना होगा। दूसरी चीज जो लिखी गई है, या फिर पंचायती राज संस्था नगर निकाय संस्था के अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संतुष्ट हो वो आपको होना चाहिए। तो ऐसे कोई भी आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। उक्त अवधि की जो गणना है जो 8 साल की बात बताई गई है वो दिया गया है कि आपका जो है ना वो तिथि कैप से काउंट की जाएगी। तो तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, जब से आपने प्रशिक्षण स्टार्ट किया है तभी से वो काउंट किया जाएगा। तो इतने सारे कंडीशंस हैं जो आपके फुलफिल करने हैं। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे नोट में दी गई है, देखिए नोट में लिखा गया है शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने के अंतिम तिथि 22/4/2022 के पूर्व निर्गत होना चाहिए। ये ऐसा भी है, ये ऐसा नहीं कि जो 22/4 के बाद तक अगर आपका 8 साल कंप्लीट हो रहा है तो उसे नहीं माना जाएगा, उस तरह की उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। छठी चीज है उम्र सीमा को लेकर के। देखिए यहाँ पर उम्र सीमा की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगर आप बिहार सरकार पंचायत राज संस्था नगर निकाय संस्था शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आपके पास एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप उस उम्र सीमा में बिलोंग करते हैं। हाँ, मैक्सिमम दिया गया है कि 1/8/2021 तक आपकी जो उम्र है वो 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और ये सारी पात्रताएं आपके पास हैं जो ऊपर हमने बताई हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो कंडीशन दिए गए वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सारा अब स्टूडेंट जो है वो जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा। अभी जिन स्टूडेंट की उम्र अभी मान लो अभी अभी ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया हुआ है तो डेफिनेटली आपके पास ये वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं ये वैसे लोगों के लिए है जो ऑलरेडी टीचिंग लाइन में काफी टाइम से है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो परमानेंट टीचर के लिए ये फॉर्म आया हुआ है, जिसमें उनके लिए काफी अच्छा मौका यहाँ पे दिखाई देता है। आगे देखते हैं चयन प्रक्रिया। जो यहाँ पे चयन होगा उसके लिए क्या चीजें होंगी, तो पहला तो होगा लिखित परीक्षा, ठीक है। लिखित परीक्षा में आपको 150 प्रश्नों की होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 75 अंक दिए जाएंगे और डीएलएड विषय से 75 अंक दिए जाएंगे, और इस तरीके से कुल 150 प्रश्न होंगे। अच्छा, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत करने पर आपको 0.25 अंक नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सामान्य अध्ययन और डीएलएड विषय, डीएलएड में जो भी विषय होते हैं वहां से 75 अंक आपको दिए जाएंगे। तो काफी डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है ना, चीजें आसान है, एग्जाम को आप आसानी से दे सकते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से ऑलरेडी आप टीचिंग लाइन में है तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें आपको पता होंगी। और नेगेटिव मार्किंग है इसलिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप नेगेटिव चीज मतलब रॉन्ग आंसर कम करें। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होंगी, 2 घंटे में आपको कुल 150 प्रश्न यानी कि 120 मिनट का टाइम होगा, जिसमें आपको 150 प्रश्न करने होंगे।
हालांकि ये सामान्य अध्ययन का पेपर है, इसलिए इसमें काफी टाइम नहीं लगेगा, आप इसे कम समय में भी पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज बात करें साक्षात्कार की, तो देखिए इसमें किसी भी तरह का साक्षात्कार नहीं है, यानी कि इंटरव्यू वाली कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं दी गई है। तो इस तरीके से ये आपका चयन प्रक्रिया है, और इसमें जो भी विशेष वर्ग है, जैसे कि पिछड़ा वर्ग है और जो भी है, तो उनको यहाँ पर जो रिजर्वेशन मिलता है वो रिजर्वेशन यहाँ पर भी दिए जाएंगे। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए इतना 36.5% रिजर्वेशन है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, अनुसूचित जाति के लिए और दिव्यांगों के लिए 32% यहाँ पर दिया जाएगा। तो फाइनली इसके बाद आपका जो भी मेरिट लिस्ट होगा, यहाँ पर दिया गया है कि अंतिम जो रूप से सफल उम्मीदवार होंगे उन्हें मेरिट कम बेसिस पर ही शामिल किया जाएगा, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जिसके नंबर अधिक होंगे वहां से कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा और फाइनली आपका यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी इस नोटिफिकेशन मैंने आपको बताई, और इस चीज के बारे में आप और जानकारी जो है bpsc.bs.nic.in पर जाकर के ले सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है ये काफी लंबा है और आप अपने अकॉर्डिंग इन चीजों को देख सकते हैं। बाकी मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आरक्षण के लिए भी कुछ चीजें दी गई हैं, जिसमें बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। यानी कि अगर आप फॉर्म भरते वक्त आपने आरक्षण के लिए जो भी वहां पे कॉलम दिया गया है, अगर उसमें आपने नहीं फिल किया उसको, तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी स्थायी निवासी बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान होगा। ठीक है, तो फॉर्म भरते वक्त आप अपना जो स्थायी पता है उसे ध्यानपूर्वक भरें, वो बिहार का ही होना चाहिए। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो ये आप इस आवेदन के लिए एलिजिबल होते हैं और आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी में जैसे क्रीमी लेयर वगैरह होता है, तो उसमें आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी करना होगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, बाकी जो महिलाएं हैं, जैसे आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाएं हैं का जो जाति है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पास जो होगा उसमें पिता का नाम होना चाहिए, ये मेंशन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो आप जो भी विवाहित महिलाएं, अविवाहित तो पिता के नाम से ही होता है, लेकिन जो विवाहित महिलाएं हैं उनके भी जो प्रमाण पत्र होंगे वो पिता के नाम से ही होने चाहिए, तभी आपको उसे सही समझा जाएगा। ठीक है, अन्यथा आपको जो है वो लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुल आरक्षण कोटि की बात करें तो यहाँ पे कुछ कोड दिए गए हैं, जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग आपका कोड वहां पे डालना होगा। ठीक है, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो 02 कोड रहेगा, एसटी से बिलोंग करते 3, बीसी से हैं तो 04, बीसी से हैं तो 05 और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 07 आपका कोड रहता है। ये कोड आपको ध्यान से भरना होगा, क्योंकि बाद में आपको उसके लिए प्रमाण पत्र देना होता है, और प्रमाण पत्र में अगर गलती देखी गई तो आपको उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और भी बातें यहाँ पे दी गई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे और कुछ चीजें देखते हैं, जैसे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचना शर्त जानकारी किसी प्रकार छूट की ही अंतिम रूप से मान्य है ना। तो जो इस विज्ञापन में दिए गए हैं, जो शर्तें दी गई हैं, सिर्फ वही मान्य होंगी। अलग से किसी भी तरह का नया रूल या किसी भी तरह का नया अगर आप किसी कोर्ट या किसी तरह से लेकर जाते हैं तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को आयोग शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी विषय मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है,
तो जब भी आपका ऑनलाइन फॉर्म के टाइम पे तो नहीं जरूरत है, लेकिन बाद में आपको इनका जैसे कि मैट्रिक का आपको प्रमाण पत्र जारी देना होगा, जो कि जन्म तिथि के लिए मान्य होता है। आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट वो आपको देना होगा, ठीक है, जब भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र होगा, उसका अंक पत्र होगा, ये आपको वहां पे ओरिजिनल मांगा जाएगा जब भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर आप किसी पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। महिला है तो पिता के नाम से प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र आपके पास होना चाहिए, है ना। अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। महिला है तो पिता के नाम एवं पता से निर्गत जातीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। महिला है तो पिता के नाम से होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि महिलाओं का जो प्रमाण पत्र होगा पिता के नाम से ही बना होना चाहिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस में बहुत सारा कंफ्यूजन है। ईडब्ल्यूएस के ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। आप इस प्रमाण पत्र को लेकर के काफी सारे डाउट हैं जो क्लियर कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो 26 फरवरी 2019 के आलोक में विहित प्रपत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्मत प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि 26 फरवरी 2019 के समय यहाँ पर एक एप्लीकेशन आया था ईडब्ल्यूएस। जैसा कि आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो केवल यूआर कैटेगरी के उन लोगों को बनता है जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यानी कि आपके पास फाइनेंशियल जो इसकी कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसमें बताया जाता है कि आपका सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए, तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी पहले से बना होना चाहिए। जैसे कि इस फॉर्म का फिलअप करने का जो डेट है वो 22 अप्रैल तक है, तो 22 अप्रैल से पहले का बना होना चाहिए। अगर आपने नहीं बनवाया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो आप बनवा लो, 22 अप्रैल से पहले पहले बनवा लो, वरना इसे बाद में वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए ये क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातिन है तो उसके लिए आपके पास जिला प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ निर्गत प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। केंद्र सरकार में अगर अर्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में है तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय सक्षम अधिकारी के अनापत्ति यानी कि एनओसी आपको लेकर के जाना होता है। आपको पता होगा कि एनओसी जो होता है वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। अगर आप ऑलरेडी कहीं पर एम्प्लॉयड हैं और फिर भी आप इस परीक्षा को देना चाहते हैं तो आपके पास एक एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास पहचान पत्र जो होगा जिसपे आपका फोटो लगा होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, हाल ही का खींचा हुआ 4 फोटो आपके पास होनी चाहिए, और लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, ठीक है। तो जब आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम पर आपके पास आवेदन करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन मिलता है उसे आपको डाउनलोड करके रखना होगा, वो बाद में आपसे मांगा जाएगा। तो आप इन सभी चीजों को मूल प्रमाण पत्र के साथ जमा करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप इन चीजों को संभाल के नहीं रखते तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो होता है कि फीस, आपका इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का कितना फीस लगने वाला है। तो देखिए, जो यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उनके यहाँ पे 750 रुपए फीस है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 200 रुपए का फीस लग रहा है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित और आरक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं उन सबको 200 रुपए यहाँ पे पेमेंट करने होंगे, और दिव्यांग लोग जो हैं उनको भी 200 रुपए का यहाँ पर फीस पेमेंट करना है। तो देखिए, यहाँ पर 200 रुपए के लिए बाकी सारे उम्मीदवारों के लिए है, और सामान्य कैटेगरी के लोगों के लिए 750 रुपए का यहाँ पे फीस लग रहा है, ठीक है। इस फीस को आपको बैंक के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा अगर आप कुछ चीजें देखी जाए तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ऑनलाइन जो परीक्षा है उसका जो प्रारंभ होने की जो तिथि है, मतलब ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 28 मार्च, यानी आज के डेट क्या है 28 मार्च 2022, और इसका जो अंतिम तिथि है वो 22 अप्रैल है। लगभग 1 महीने का समय है, 1 महीने से 6 दिन कम ही है। तो इस तरीके से आप इतना टाइम मिला है आपको, तो आप फॉर्म को काफी ही सहूलियत से अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देख करके फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। और यहाँ बताया गया कि आपको किसी भी तरह का स्पीड पोस्ट वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ऑनलाइन ही भरेंगे, सारे प्रमाण पत्रों को अपलोड करेंगे जो भी आपको उसमें मांगा गया है, ठीक है।
ये सब कुछ करने के बाद एक चीज और दी गई है कि आप जब भी फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो आप उसमें एडिट का ऑप्शन होता है, आप उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन जब तक पेमेंट आपने नहीं किया हुआ है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन जो है काफी सीमित हो जाएगा, सारी चीजें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि नाम, पिता माता का नाम जो है वो आप पेमेंट के बाद भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान से रखें कि पेमेंट करने से पहले आप एक बार दोबारा से सारे चीजों को देख लें कि जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है वो सही तरीके से किया है या नहीं किया है। अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया पेमेंट करने के बाद, तो भी आप 29 अप्रैल तक आप उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होंगी, उन्हीं शर्तों के अकॉर्डिंग आप फिलअप कर सकते हैं। यानी कि हर एक चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर जिन पृष्ठों फी का निर्धारण प्रभावित होता है, जैसे आप मेल थे और आपने गलती से फीमेल डाल दिया और उसको आप मेल करना चाहते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर इसके अलावा SC ST कोटि से हैं और आपकी परीक्षा में रियायत चाहते हैं, तो पेमेंट करने के बाद वो नहीं माना जाएगा। तो इस हिसाब से आपको कुल मिलाकर के ये देखना होगा कि आप फॉर्म भरते हो थोड़ा सावधानी पूर्वक भरें, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। आप चीजों को सही ढंग से भरें। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसमें देना होता है। ध्यान में रखें कि रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर वही दें जो आप हमेशा यूज करते हैं, जो ये रहे कि आप अगले 2-3 सालों तक, क्योंकि लंबी प्रक्रिया हो सकती है एग्जाम का, आपको पता है आज के टाइम पे बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, तो वो वैलिड रहे। ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म फिलअप करते मोबाइल नंबर दिया, अगले 1 महीने 2 महीने में आपका नंबर ही चेंज हो गया, तो वो नंबर आपको नहीं देना है। ईमेल आईडी वही देना जिसका आईडी पासवर्ड आपको पता हो और आगे आप उसका यूज करते रहें, है ना। इसके अनुपस्थिति में आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनमें आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि सुधार या परिवर्तन हेतु प्राप्त बिंदु, किन चीजों को सुधारा जा सकता है और उसका आयोग का निर्णय क्या होगा, वो उन चीजों को हम देखते हैं। तो देखिए, अगर आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि, भूतपूर्व सैनिक, बिहार राज्य के सरकारी सेवक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, पत्राचार का पता, स्थायी पता, अन्य डाटा जैसे फोटो, हस्ताक्षर, ये सारे परिवर्तन सुधार के संबंध में ये बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार के आवेदनों को विचार नहीं किया जाएगा। अगर ये सारी चीजें अगर आपने गलत भरी है और एडिट का जो प्रक्रिया 29 अप्रैल तक दिया गया है, उसके बाद इसे नहीं सुधारा जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक द्वारा भरे गए डाटा को अंतिम समझा जाएगा, बाद में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा भरे गए डाटा और उनके द्वारा प्राप्त प्रस्तुत प्रमाण पत्र कागजात में कोई भिन्नता आती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मान लीजिए पिता के नाम में स्पेलिंग गलत कर दिया और या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया, बाद में जब आपका कागजात चेक होने लगा और उसमें अलग अलग पाया गया, तो वहां पर आपको किसी भी तरह का एफिडेविट या कोई भी कोर्ट क्लर्क ये सब कुछ नहीं माना जाने वाला है, आपकी उम्मीदवारी सीधे रद्द कर दी जाएगी। तो फॉर्म भरते वक्त ध्यान में रखिए कि ये सारी चीजें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार चेक कर लीजिए और फिर उसके बाद आप फाइनल सबमिट करिए। मोबाइल नंबर और ईमेल में क्या परिवर्तन हो सकता है? तो इसमें लिखा गया है कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद परिवर्तन सुधार संभव नहीं है। यानी जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उस पर किसी भी तरह कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन करने या भरने के संबंध में कोई उम्मीदवार एक से ज्यादा आवेदन कर देगा तो क्या होगा? देखिए, ऐसे में होगा क्या कि रजिस्ट्रेशन में गलत विवरण अंकित हो जाने की स्थिति में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है तथा उसी मोबाइल और ईमेल से दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो गलत भर दिया है तो आप दूसरा उस रजिस्ट्रेशन को रद्द करो और दूसरा कर दो, लेकिन ऐसे में आपको दोबारा से फी का भुगतान करना पड़ेगा और पिछला फीस भी आपको वापस नहीं किया जाएगा, ऐसे यहाँ पे दिया गया है। तो किस लिए आप अपने पैसे बर्बाद करोगे, है ना। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी के 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें सभी आवेदनों से अस्वीकृत करते हुए उनके अभ्यर्थित्व को रद्द कर दी जाएगी। तो आपको 1 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई ही नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए एक ही बार में आपको ये ध्यान देना है। एक से अधिक आवेदन अगर आपने कर दिया है जानबूझ करके तो ऐसे में आपको अस्वीकृत कर दिया जाएगा और आपकी अभ्यर्थित्व को रद्द कर दिया जाएगा।
तो आपका पैसा भी चला जाएगा, टाइम भी चला जाएगा और आपकी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए आपसे एक से ज्यादा आवेदन कभी भी भूलकर भी नहीं करना है, चीजों को ध्यान से भरना है, किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। काफी सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी। हाँ, एक चीज और यहाँ पे दी गई है, आपको इसे समझना होगा कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके अलावा आप बाद में जो भी आवेदन करते समय जो भी फोटोग्राफ आपने दिए हुए हैं सॉरी, तो उसके कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां आपके पास सुरक्षित रखना होगा। जब भी आवश्यकता पड़ेगा, आयोग के द्वारा मांगा जाएगा आपका फोटो, तो वही वाली फोटो आपको वहां पे दिखानी होगी। ठीक है। भुगतान के समय किसी भी इंटरनेट का व्यवधान आता है तो उसका जिम्मेदार आयोग नहीं होगा, ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। तो देख लें आपका इंटरनेट कनेक्शन सही है, थोड़ा अच्छा चले तो आप उसे फिलअप करो। ठीक है। इसके अलावा जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसकी हार्ड कॉपी आप जरूर ले लें और चेक कर लें कि उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड या फिर सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर ये सब अंकित है या नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक अंकित नहीं है तो आपका एप्लीकेशन पूर्ण माना नहीं जाएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान से देख लें। ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई कर लें फाइनल, तो उसके बाद प्रिंट आउट उसका जरूर ले लें। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं वो समझ लीजिए कि आपने जब आवेदन को सबमिट कर दिया है तो उसके बाद आपको पुनः लॉग इन करना होता है और डैशबोर्ड पे जो डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन होगा वहां पर जाकर के आपको उसकी 2 प्रतियां कम से कम डाउनलोड करनी होती है और इनको डाउनलोड करने के बाद आप उसे प्रिंट कर लें। ठीक है। और उसे आप अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि बाद में आपसे उसका हार्ड कॉपी मांगा जाएगा तो आपको उसे प्रस्तुत करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो काफी सारे कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान में रखना होगा। और प्रमाण पत्र अपलोड कौन कौन से करने होंगे, जैसा ऊपर बताया गया था कि आपके पास अंक प्रमाण पत्र होने चाहिए, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र होना चाहिए। ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव जो आपका मांगा गया है, अनुभव प्रमाण पत्र 8 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आपके पास होना चाहिए, उसे डाउनलोड करना होगा। अगर अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और अगर कोई महिला है तो महिला के लिए भी आपको आपके पिता के नाम से निर्गत हुआ वाला जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपको वहां पे जमा करना होगा। दिव्यांग है तो दिव्यांग के लिए आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी है के नाती पोते हैं तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे प्रमाण पत्र आप पहले से ही अपने पास रेडी रखें ताकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएं तो इन सभी चीजों का वहां पे फिलअप अपलोड करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है। इसके बाद लिखा गया कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अवैधता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर शिक्षा विभाग अंतिम निर्णय लेगा। ठीक है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे उसमें पहले चेक किया जाएगा। जरूरी नहीं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आप सब कुछ सही माना जाएगा, उन्हें चेक किया जाएगा, जिनका सही होगा उन्हीं का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। योग्यता में अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। ठीक है। इस विज्ञापन संबंधी सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर दी गई हैं, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दी है। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर आप इसे लाइक करिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद से आज हमारे यूट्यूब चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर यानी कि 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग और प्यार है, तो ऐसे ही अपना सहयोग बनाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। ठीक है। तो और भी इसके अलावा अगर किसी भी तरह का डिटेल आपको चाहिए और आप जानना चाहते हैं तो जरूर मुझे आप कमेंट करिए। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं अवश्य दूंगा। किसी भी तरह का कोई डाउट होगा किसी सर्टिफिकेट को लेकर के या फिर फॉर्म फिलअप करने से संबंधित कोई भी डाउट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, आपको जरूर रिप्लाई
दिया जाएगा और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा। आपके लिए एक सुनहरा मौका है बिहार में हेड टीचर बनने का प्राइमरी स्कूल में, तो आप इस मौके को जरूर हासिल करें, इसे गंवाएं नहीं। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप इस एग्जाम को फिल करें और एग्जाम में डेफिनेटली क्वालिफाई करें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।